तो बात ये कर रहे हैं कि जिस लेवल का आप पेपर दे रहे हो, प्राइमरी का दे रहे हो, तो प्राइमरी के लेवल को यानी कि अपने मस्तिष्क को डिवाइड कर देना है। एक तरफ आपको बालक बन जाना होगा, एक तरफ आपको टीचर। जिस लेवल का पेपर दे रहे हो उस लेवल का बालक बनना है। जूनियर दे रहे हो तो किशोरावस्था का ध्यान रखना है, प्राइमरी दे रहे हो तो बाल्यावस्था का ध्यान रखना है। लेवल का जो ध्यान नहीं रखता है उसके 3-4 सवाल ऐसे ही गलत हो जाते हैं, लेवल के हिसाब से गलत हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप जब एक अध्यापक के रूप में कक्षा कक्ष में पढ़ाने जाते हो तो आप ना एक अप्रोच के साथ जाते हो, नजरिया। यदि इसी समझ गए तो आपके पेडागोजी आसान हो जाएगी। सवाल ये बनता है कि आप किस अप्रोच के साथ कक्षा कक्ष में जा रहे हो। अप्रोच को बोलते हैं दृष्टिकोण। दृष्टिकोण बोले तो क्या हो गया, नजरिया। सबसे पहला सवाल तो यही आपके जहन में होना चाहिए, आप किस नजरिए से जाओगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बात जब नजरिए की जाती है तो एक अध्यापक को 4-5 नजरिए को फॉलो करना होता है। सबसे पहला नजरिया अध्यापक को ध्यान में रखना होता है रुचि का। रुचि का नजरिया, इसको बोला जाता है रुचिपूर्ण शिक्षण उपागम। अगर आपने शिक्षण उपागम पढ़ा होगा तो आपको रुचिपूर्ण शिक्षण उपागम, और इसके साथ आपका जुड़ेगा कौन सा, बाल केंद्रित उपागम। बाल केंद्रित उपागम, ये शब्द बहुत बार प्रयोग करके आएगा आपके परीक्षा में। बाल केंद्रित उपागम का मतलब क्या होता है, बाल केंद्रित का उपागम मतलब ये होता है कि जिस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक हो, बालक केंद्र बिंदु में हो, अध्यापक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, अगर ये शब्द प्रयुक्त होकर के आ रहे हैं, क्या बोला हमने, अध्यापक केंद्रित अगर विकल्प में है, अगर किसी विकल्प में अध्यापक को केंद्र में मान रहा है, किसी विकल्प में पाठ्य पुस्तक को केंद्र मान रहा है, पाठ्य पुस्तक केंद्र में है, परीक्षा केंद्र में है, रटवाना केंद्र में है, यांत्रिक अभ्यास केंद्र में है। यांत्रिक अभ्यास जो एक विकल्प आता है ना ड्रिल व अभ्यास के द्वारा, अगर ड्रिल व अभ्यास है आप इस विकल्प को गलत काट दीजिएगा। ये बाल केंद्रित अप्रोच के एकदम खिलाफ हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड जो अप्रोच होता है उसके खिलाफ ये हो जाएगा। ये विकल्प जहां भी दिखे आपको कतई ये निगेटिव सेंस वाला है, अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए। अध्यापक केंद्रित कक्षा होने का मतलब है लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध बात हो जाएगी। बातों को ध्यान से सुनिएगा, लोकतंत्र के विरुद्ध आपको नहीं जाना है। अब लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव उस देश की शिक्षा व्यवस्था में भी होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में सभी की भावनाओं का आदर व सम्मान किया जाता है, इसलिए आपको कक्षा में सभी बच्चों के भावनाओं का आदर व सम्मान करना होगा। किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, कोई भी शारीरिक विशिष्टता हो, मैटर ये नहीं करेगा। आप सभी बच्चों के अध्यापक हैं, आपको इसी दृष्टिकोण के साथ कक्षा में जाना होगा और सभी के व्यवहार का परिमार्जन करना आपका लक्ष्य होना चाहिए। लोकतंत्र के विरुद्ध कब आप हो जाएंगे, जब आप अपने आप को महत्वपूर्ण बना देंगे कक्षा में। जिस कक्षा में शिक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है वह कक्षा बाल केंद्रित नहीं होती। लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए क्लासरूम, सीखने के ऊपर फोकस होना चाहिए, सिखाने के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, पढ़ाने के ऊपर नहीं, सीखने के ऊपर, क्योंकि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ माध्यम उपलब्ध करवाना होगा, सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाना होगा आपको। आप एक माली के जैसे होंगे। बच्चे को आप पौधा मान लीजिए, विद्यालय आपका बगीचा है। माली क्या करता है बगीचे में, आपको वही करना होगा। केवल चीजें आसान बनानी होंगी बच्चों के लिए, तब आपकी कक्षा बाल केंद्रित होगी। और बाल केंद्रित कक्षा के समय आपको पढ़ाने लिखाने की प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना होगा। जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट बनाओगे, इंटरेस्ट से एकाग्रता पैदा होती है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो एकाग्रता नहीं होगी, और एकाग्रता नहीं होगी लर्निंग नहीं हो सकती है। ज्ञान क्या है, रट्टा मार देने की प्रक्रिया ज्ञान नहीं होती है। केवल सूचनाओं का अधिग्रहण कर लेना, जबरदस्ती याद कर लेना,
वो ज्ञान नहीं कहलाता है। ज्ञान वो हो जो व्यवहार में उतर जाए। बालक का व्यवहार परिवर्तन होना जरूरी है, और ये तब है जब आप बच्चे को महत्वपूर्ण मानिए, शिक्षण प्रक्रिया में यह फील करवाइए कि बच्चा शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसका मतलब है बच्चों की सहभागिता होना जरूरी है। बच्चों से क्वेश्चनिंग करिए, बच्चों को कुछ ऐसे क्रियाकलाप दीजिए जिसमें वो इन्वॉल्व हों, खुद से करने का प्रयत्न करें। इन सबके बीच आप इंटरेस्ट पैदा कर देंगे, आप ना बच्चे को बेहतर सिखा देंगे। ये प्रक्रिया लर्निंग ओरिएंटेड हो जाएगी और चाइल्ड सेंटर्ड ओरिएंटेड हो जाएगी। ये तो हो गया पहला नजरिया। अब इस पहले नजरिए के बाद अगले नजरिए की बात करें अगर हम, अगला नजरिया इसके साथ कौन सा आ जाएगा? अब अगला नजरिया आ जाता है गतिविधि। या गतिविधि। अब अगला नजरिया आपका कौन सा होना चाहिए? क्रियाविधि या गतिविधि पर आधारित आपका शिक्षण होना चाहिए। यह बाल्यकाल के लिए बहुत जरूरी है, क्रियाविधि व गतिविधि पर आधारित शिक्षा। क्रियाविधि क्या होती है? क्रियाविधि को बोला जाता है डूइंग, और गतिविधि को इंग्लिश में बोला जाता है एक्टिविटी। एक है डूइंग प्रणाली और एक है एक्टिविटी। इन दोनों में फर्क होता है। जो डूइंग होता है, डूइंग का मतलब जहां पर छात्र स्वयं करे, स्वयं करके सीखना, इसको बोलते हैं डूइंग मेथड। आप ना केवल सुविधा प्रदान करिए, माहौल बनाइए कि बच्चा स्वयं करके सीखे। ये होता है डूइंग प्रणाली। मतलब कोई कार्य दे दीजिए, समझा दीजिए कार्य को कैसे करना है, बच्चा करने लगे। ये हो गया डूइंग, जिसमें वो स्वयं करके सीखेगा। एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी का मतलब है साथ साथ अध्यापक भी इन्वॉल्व रहे। जिस प्रक्रिया में अध्यापक इन्वॉल्व रहता है, यानी अध्यापक भी करता है और बच्चे भी करते हैं, वो होती है गतिविधि। इनको बोला जाता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं गतिविधियों के अंदर आती हैं। अध्यापक को इस बात से बाहर निकलना होगा कि अध्यापक कक्षा में एक बहुत मानक व्यक्तित्व को फॉलो करेगा। मतलब अध्यापक को यह मान करके कक्षा में नहीं जाना है कि वह एक बड़ा व्यक्ति है, सयाना है, उसकी एक उम्र है, उसका एक पोशाक होना चाहिए, उसकी एक भाषा होनी चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड जहां बात आ जाए कि अध्यापक का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है, अध्यापक उस मानक के तहत काम करेगा। ये वाली बात अगर आ गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अध्यापक को भूल जाना होगा कि वह बड़ा व्यक्ति है। अध्यापक बच्चों के साथ बच्चा बन जाए और जो गतिविधि बच्चे कर रहे हैं उस गतिविधि को वह भी करे। नाचना, गाना, उछलना, कूदना, बच्चों के साथ बच्चों के जैसा करना, यह होता है गतिविधियों के द्वारा सिखाना। और यह सिखाना बाल्यावस्था के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। आपका ये अप्रोच हो गया अगला अप्रोच। अब इस अप्रोच के बाद अगला अप्रोच आपको कौन सा ध्यान में रखना होगा? तो अब हम अगले अप्रोच की बात कर लेते हैं। अगला अप्रोच जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बताने चल रहा हूं, वह अप्रोच अध्यापक का होगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। एक नजरिया आपका होना चाहिए कि आपको अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करना होगा सीखने के लिए, क्योंकि मोटिवेशन से तत्परता का विकास होता है। मोटिवेशन से तत्परता विकसित होती है। तत्परता जितनी बड़ी होगी, लर्निंग उतना अच्छा होगा। तत्परता जितनी कम होगी, सीखना उतना अप्रभावी हो जाएगा। कार्य करने की तत्परता बच्चे के अंदर होनी चाहिए। अगर वह कार्य करने के लिए तत्पर है तो कार्य करेगा, और कार्य करने के लिए तत्पर नहीं है तो कार्य नहीं करेगा। जबरदस्ती आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। और किस तरीके का मोटिवेशन आपको देना होगा? आप हर वक्त प्रयत्न करिएगा आंतरिक रूप से मोटिवेट करने का। आंतरिक मोटिवेशन का आपका टारगेट होना चाहिए। अब यह आंतरिक मोटिवेशन कौन सा होता है? आंतरिक मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन,
बाह्य प्रेरणा, और एक होता है इंटरनल, जिसको बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा। इन दोनों को आप संक्षिप्त तौर पर समझिएगा, ये होते क्या है। बाह्य प्रेरणा क्या होती है? जहां पर हम पुरस्कार के लिए सिखाएं, प्रशंसा के लिए सिखाएं, पुरस्कार, प्रशंसा, इस तरीके की वस्तुएं, बाहरी उपागम जब हम प्रस्तुत करते हैं कि बेटा इस काम को सीख लो, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, बेटा ये काम कर लो, हम शाबाशी देंगे, वाह बेटा, शाबाश बेटा, ये सब कहेंगे, ये सभी निगेटिव हो जाते हैं लर्निंग में। क्योंकि अगर पुरस्कार प्राप्त करना या प्रशंसा प्राप्त करना केवल सीखने का उद्देश्य हो जाए तो सीखना अप्रभावी हो जाता है, ये ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है, ये अनिवार्य रूप से बच्चे को बाध्य नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो है डिसबैलेंस उत्पन्न हो जाता है। ये थोड़े समय तक इस कार्य को लेकर के एकाग्रता बनेगी। बच्चा अगर पुरस्कार प्राप्त करने में सफल है, प्रशंसा प्राप्त करने में सफल है, तब तो वो कार्य को ठीक कर लेगा, लेकिन ये 100% हरदम काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप बच्चे को आंतरिक तौर पर मोटिवेट कर देते हैं, आंतरिक तौर पर मोटिवेट करने का मतलब क्या है? बच्चे के अंदर स्वयं जिज्ञासा पैदा कर दीजिए कि वह जानने के लिए कार्य को करे, उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए, वह रुचि के लिए कार्य करे। क्योंकि कई सवाल ऐसे बनते हैं कि जैसे पूछता है कि सना अपना सामाजिक एसएसटी का विषय या ईवीएस का विषय इसलिए पढ़ना चाहती है कि उसे अपने इन्वायरमेंट के विषय में जानने की रुचि है, या वह अपने इन्वायरमेंट को जानने के लिए जिज्ञासा रखती है, इच्छा रखती है। ये आंतरिक प्रेरणा होती है। इच्छा पैदा करिए, आग पैदा करिए, बाकी काम बच्चा खुद कर लेगा। आप किसी बाहरी स्रोत पर उसे आधारित मत करिए, ये निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आंतरिक मोटिवेशन के जरिए बच्चों में तत्परता का विकास करेंगे, लर्निंग आपकी प्रभावशाली हो जाएगी। जब आप आंतरिक प्रेरणा के साथ तत्परता विकसित करेंगे, तब आपको सिखाने के लिए फोकस नहीं करना पड़ेगा, बस आप खाली गतिविधि करिए, माहौल पैदा करिए, बच्चा सीखने लगेगा। हाँ, उस दौरान, सिखाने के दौरान आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों के आनंद को। एक और अप्रोच इसके साथ जोड़ता हूं, कि आपको आनंद के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ बच्चों में आनंद का भी आपको ध्यान में रखना होगा। आनंद का एक सिद्धांत होता है कि किसी भी क्रिया को अगर बच्चा आनंद पूर्वक कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी क्रिया को आनंद पूर्वक कर रहा है, तो वह कार्य उसके लिए फलदायी होगा, संतोषप्रद होगा, संतोष देने वाला। और अगर उसे क्रिया में आनंद नहीं मिल रहा है तो संतोष नहीं मिलेगा, और अगर संतोष नहीं मिलेगा तो क्रिया का बल कमजोर पड़ जाएगा, पढ़ने में एकाग्रता नहीं बनेगी, मन नहीं करेगा, तो क्लासरूम में रहेगा नहीं, वो बाहर भाग जाएगा, पढ़ाई लिखाई से उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको अगला अप्रोच कौन सा ध्यान में रखना होगा? विभिन्नता को आपको ध्यान में रखना होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, क्योंकि हम सभी का जो हेरिडिटी का पैटर्न होता है वो अलग होता है, आनुवांशिकता हमारी सबकी अलग होती है, इन्वायरमेंट हम सभी का अलग अलग होता है, हमारे जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। तो कोई भी बच्चा समान नहीं हो सकता है कि एक ही जैसा सब सीख लें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप कतई इस बात को लेकर के एकदम रूढ़िबद्ध मत हो जाइए कि सभी बच्चे हमारे बताए के अनुसार सीखेंगे। एक जैसा पैटर्न आपको नहीं फॉलो करना होगा, यानी कि पढ़ाने की विधियां एक जैसी नहीं होंगी, पाठ्यक्रम एक जैसा नहीं होगा। मानक पाठ्यक्रम एक विकल्प आपके आता है एग्जाम में, मानक पाठ्यक्रम या मानक पाठ्यचर्या, ये विकल्प गलत हो जाता है। मानक का मतलब जो सबके लिए एक हो, पाठ्यक्रम सबके लिए कभी भी एक जैसा होता ही नहीं। पाठ्यक्रम की खासियत होती है कि ये लचीला होता है, पाठ्यचर्या लचीली होती है। पाठ्यचर्या जब निर्मित की जाती है ना, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है, जो सभी बच्चों के अकॉर्डिंग ढल जाए, यानी सभी बच्चों को शामिल कर ले, वही पाठ्यचर्या होती है। और ऐसी ही गतिविधियां भी आपको करवाना होगा कि सब बच्चे उसमें फिट बैठ जाएं। भाषा का भी सरल से सरल प्रयोग करना होगा, प्रयास ये करना होगा बच्चों की उनकी भाषा का प्रयोग करें। भाषाई विविधता यद्यपि कक्षा में रहेगी, लेकिन फिर भी आपको बच्चों को महसूस करते हुए ज्यादा से ज्यादा उनके लोकल लैंग्वेज के हिसाब से चीजों को समझाइए। दैनिक जीवन का उदाहरण दीजिए, दैनिक जीवन का उदाहरण शामिल करिए, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करिए। और इन सब में
सरल से कठिन की तरफ आपका रुख होना चाहिए। मूर्त से अमूर्त यानी मूर्त वस्तुओं के माध्यम से अमूर्त तथ्यों की जानकारी प्रदान करनी होगी। प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से यानी आंखों के सामने वस्तुओं को मॉडल या चित्र के रूप में रख करके तब उससे रिलेटेड अप्रत्यक्ष की जानकारी आपको करानी होगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा विभिन्नता के दौरान। इसके अलावा जो उपागम होता है उस उपागम की बात करेंगे और आपका क्या नजरिया होना चाहिए। अब अगले नजरिए की बात करें तो एक और नजरिया होता है रचनावादी नजरिया। अब रचनावादी नजरिए में क्या ध्यान में रखना होगा। रचनावाद क्या समझाता है। रचनावाद पहली बात तो यह है सीखने को सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम मानता है। सीखना किसका परिणाम होता है, सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है, सोशल इंटरेक्शन। और ये जो रचनावादी उपागम है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे को सिखाना है तो आपको ध्यान में रखना है पारस्परिक शिक्षण हो। पारस्परिक शिक्षण का मतलब ये होता है कि अध्यापक और छात्र दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, छात्र छात्र से इंटरेक्ट करे, पारस्परिक शिक्षण हो। सहभागी शिक्षण उपागम होना चाहिए आपका, सहभागी शिक्षण उपागम, सहयोगी शिक्षण उपागम। ये जहां कहीं भी विकल्प में रहेगा वह विकल्प आपका सही हो जाएगा। कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव टीचिंग इसको बोला जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र और अध्यापक एक दूसरे के सहभागी होने चाहिए, छात्र छात्र एक दूसरे का सहभागी होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोगी होना चाहिए। क्योंकि रचनावाद के अकॉर्डिंग दो व्यक्ति आते हैं, एक आता है पियाजे। आप जानते ही हो कि पियाजे कहता है कि बालक नन्हा वैज्ञानिक होता है और वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। पियाजे कहता है कि बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। वयस्कों से बच्चों की सोच अलग होती है और प्रत्येक बच्चे की सोच अलग होती है। वाइगोत्स्की की बात करेंगे। वाइगोत्स्की क्या कहेगा, वाइगोत्स्की के अंदर आप सिद्धांत पढ़ोगे तो यम के ओ और इसके फोल्डिंग और जेडपीडी ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं। यम के ओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। क्लास के अंदर अध्यापक बच्चों से अधिक जानकार होता है और बच्चे भी कई ऐसे होते हैं जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। जैसे किसी बच्चे को जोड़ना घटाना आ गया है, अध्यापक पढ़ा रहा है, लगभग लगभग सारे बच्चों को जोड़ना घटाना आ गया है, कोई एक बच्चा ऐसा है जिसे जोड़ना घटाना नहीं आया है। तो ऐसे में सहयोगी शिक्षण को आप प्रोत्साहित करिए कि बच्चे एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को इसके फोल्डिंग प्रदान करें। एक बच्चा जिसे अभी जोड़ना घटाना नहीं आया है, अगर क्लासरूम के उसके ही मित्र उसे सहारा दे देंगे, मदद कर देंगे तो बच्चा जल्दी सीख लेगा। तो आपकी कक्षा सहयोगी कक्षा हो जाएगी। आपकी कक्षा में यम के ओ का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा और आप हमेशा अपने बच्चे के जेडपीडी पर काम करिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, कोई कार्य बच्चा अपने से नहीं कर पा रहा है, मदद के द्वारा उसे कार्य करने लायक बना दीजिए। तो अपने से ना कर पाना और फिर अपने से कर लेना, इसके बीच का जो अंतराल होगा ये जेडपीडी होता है। ये जितना बड़ा होगा आपका शिक्षण उतना कम अप्रभावी होगा, मतलब समस्यात्मक हो गया आपका शिक्षण। अगर बच्चे का जेडपीडी बड़ा है तो इसका मतलब उसे सीखने में समय लग रहा है, आप सही तरीके से इसके फोल्डिंग नहीं दे रहे हैं, आप सही तरीके से बच्चे के लिए अधिक जानकार व्यक्ति की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। बच्चे को आप ऐसा सिखाइए कि हल्का सा सहारा दीजिए, बच्चा तुरंत सीख जाए। जैसे बचपन में हम लोग पहेलियां जब बूझते थे, पहेलियां जो रखी जाती थी हमारे सामने, तो पहेलियों को कई बच्चे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते थे जिनके पास एक्सपीरियंस होता था। कई बच्चे ऐसे होते थे जो पहेली का उत्तर नहीं जानते थे, तो वो कहते थे कि कुछ संकेत दीजिए कि घर के अंदर का सामान है कि घर के बाहर का सामान है। तो उसी को संकेत कहा जाता था, वो सहारा हो गया। अब संकेत दे दिया गया, नहीं घर के अंदर का सामान है, किचन में यूज होने वाला सामान है, तुरंत उत्तर निकल जाता था बच्चे का। आप इस तरीके का सहारा दीजिए ना कि बच्चा तत्काल समस्या का समाधान कर ले। और जेडपीडी जितना सीमित होता जाएगा, जेडपीडी जितना छोटा होता जाएगा, बच्चा उतना बेहतर सीखेगा। जैसे हमने कहा कि बेटा 5 और 7 जोड़ो कितना होगा,
अब इसके लिए हम कई कई तरीकों का प्रयोग करना सिखाएंगे। हम सिखाएंगे कि बेटा 5 लाइन अलग खींचो, 7 लाइन अलग खींचो। अब कई बच्चे ऐसे होंगे कि जैसे हम ये कहेंगे कि 5 लाइन अलग खींचो, 7 लाइन अलग खींचो, कई बच्चे ऐसे होंगे तुरंत कह देंगे कि सर अब मैं जोड़ लूंगा, क्योंकि वो पहुंच गए वहां तक कि 5 लाइन अलग खींच करके 7 लाइन अलग खींच करके दोनों को गिन लेना है, 12 आ जाएगा, ये लिख लेना है। कई बच्चे ऐसे होंगे वो जान ही नहीं पाएंगे। 5 लाइन 7 लाइन के बीच में जो धन का निशान होगा प्लस का, कई बच्चे इसको भी गिनने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे का जेडपीडी बड़ा है, उसे सीखने में टाइम लग रहा है। तो आपको क्लासरूम के अंदर वाइगोत्सकी को फॉलो करना है, तो आपको इतनी भूमिका के अंदर रहना होगा और ये सामाजिक अंतःक्रिया का आप अवसर उपलब्ध कराइए। रचनावाद के अकॉर्डिंग आपका कक्षा शिक्षण होगा, कोलाबरेटिव और कोऑपरेटिव कक्षा होगी। पारस्परिक शिक्षण पर ध्यान दीजिए, पारस्परिक सहयोग पर ध्यान दीजिए, पारस्परिक अंतःक्रिया को ध्यान दीजिए। रचनावादी उपागम आपका क्लियर हो जाएगा। कभी भी किसी भी तरीके से रचनावाद के अंदर अध्यापक की जो भूमिका होगी वह निर्देशक की भूमिका नहीं होगी। रचनावाद कहता है कि अध्यापक निर्देशक नहीं है। अध्यापक किसकी भूमिका निभाएगा? अध्यापक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा, अध्यापक सुगमकर्ता की भूमिका निभाएगा। आपको केवल सीखने को सरल बनाना होगा, आपको निर्देश नहीं देना होगा, अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाना नहीं होगा। यह विकल्प जहां आएगा वो गलत हो जाएगा। जहां निर्देशक की भूमिका हो गई वो मेमोराइजेशन को बढ़ावा देगा। मेमोराइजेशन को बढ़ावा देने का मतलब है कि स्मृति आधारित शिक्षण होगा, यानी आप रटवाएंगे, आप रटवाएंगे, और रटवाना पूरी तरह से क्या है? वर्जित है। अगर आप मार्गदर्शक और सुगमकर्ता की भूमिका में होते हैं, ऐसे में आप केवल सीखने लायक वातावरण उपलब्ध करवाते हो। ऐसे में बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं हो जाता है। केवल आपको बच्चे के ज्ञान को तार्किक बनाने का काम करना होगा कि गलत तरीके की जानकारियां बच्चों के दिमाग में ना आ जाए। ये रचनावाद समझा देता है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने शिक्षण को और ज्यादा प्रभावी बनाने हेतु कुछ और उपाय आपको ध्यान में रखना होगा। यहां पर हमने इतनी ज्यादा शब्दावलियां बता दी, इतने ज्यादा आपको की पॉइंट बता दिए कि अगर आप इनका ध्यान रख करके जाओगे तो निश्चित तौर पर आपके सीटेट के बहुत सारे सवाल सही हो जाएंगे। बहुत सारे सवाल आपके सही होंगे। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखोगे तो कई सवालों में आप गलती करोगे और लगातार करोगे। शिक्षण प्रभावी कैसे बनाएं? शिक्षण प्रभावी होगा कब? शिक्षण प्रभावी होगा जब आप व्यक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखेंगे। व्यक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखेंगे यानी सभी बच्चों को आप, अब व्यक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखने का मतलब यह है आप अपने पढ़ाने की विधियों में लगातार परिवर्तन करेंगे। एक जैसी विधि का लगातार आपको पालन नहीं करना होगा, उसमें विविधता लानी होगी। कोई विधि से कोई बच्चा सीखेगा तो कोई दूसरी विधि से कोई दूसरा बच्चा सीखेगा। एक जैसी विधि लगातार प्रयोग करेंगे तो यह आपका नेगेटिव पहलू हो जाएगा। इसके अलावा आपको किस भूमिका में रहना होगा? सहयोगी की भूमिका में, मार्गदर्शक की भूमिका में, परामर्शदाता की भूमिका में। आपको यह भूमिका का पालन करना होगा। बच्चों के समस्याओं के समाधान में आपको मदद प्रदान करनी होगी। निर्देशक की भूमिका में नहीं रहना होगा, अपने आप को दादा नहीं बनाना होगा कक्षा में। करके सीखने पर आपको बल देना होगा, करके सीखने पर बल देना होगा। जिज्ञासा के अकॉर्डिंग आपको शिक्षण करना होगा, जिज्ञासा का ध्यान रखना होगा। और स्वभाव आपका कैसा होना चाहिए? स्वभाव आपका होना चाहिए सरल, सहज व स्नेहमयी। आपका व्यवहार स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला आकर्षण टीचर होता है। अगर टीचर का स्वभाव सरल, सहज व स्नेहमयी है, मित्रवत है, तो बच्चे उस अध्यापक के विषय में रुचि रखते हैं। और अगर इसके अपोजिट अगर आपका स्वभाव हो जाए, आप एकदम से क्रोधी टाइप के हो जाएं और बात को जबरदस्ती मनवाने वाले हो जाएं, तो धीरे धीरे आपकी कक्षा से बच्चों का ध्यान भंग होगा। आपका शिक्षण जो है वो प्रभावी ना होकर के अप्रभावी होगा। आप न सरल, सहज और स्नेहमयी व्यवहार रखेंगे तो आप सीखने को आनंददायी बना लोगे, अन्यथा आप सीखने को आनंददायी नहीं बना पाओगे। ये आपके साथ गलती हो जाएगी। ये तो हो गई आपकी बातें जो कॉमन सी बातें हैं। अब आपको हम थोड़ी सी और जानकारी देंगे और किन मुद्दों का आपको ध्यान में रखना होगा। पढ़ाने के दौरान
आपको कुछ प्रक्रियाओं को बहुत कायदे से ध्यान में रखना होगा। आपको पढ़ाने की प्रक्रिया को सरल से कठिन की तरफ लेकर के चलना है कि विषय से संबंधित सरल बातों की जानकारी पहले कराइए, उससे रिलेटेड कठिन बातों को बाद में बताइए। जैसे आप पहले वर्णमाला बताते हो, और वर्णमाला में भी आप क्या बताते हो, का डायरेक्ट नहीं बताते हो, आप का से कबूतर बताते हो। ये सबसे सरल जानकारी हो गई। वर्णमाला के बाद तब आप जाकर के शब्द बताते हो। शब्दों में भी आप ध्यान रखते हो कि पहले सरल शब्द बताएं। हम लोगों की किताबों में जो बचपन में था, नहीं था, नल जल कल, इस टाइप से सरल शब्द थे। कमल, नयन, मदन, गगन, रगन, ऐसे करके होता था। फिर शब्द जटिल आते थे। फिर जब जटिल शब्द आते थे, मात्रा वाले आते थे, फिर अंत में हम वाक्य बताते थे। फिर जाकर के वाक्य की व्याकरणिक जानकारियां। गणित के अंदर आप आइए। पहले आप क्या करते थे, गिनती पहाड़ा सिखाते हो। पहले आप गिनती पहाड़ा सिखाते हो, फिर साधारण जोड़ घटाना आप सिखाते हो, फिर आप हासिल वाला जोड़ घटाना सिखाते हो, फिर आप उससे भी जटिल सवाल बताते हो, गुणा भाग इत्यादि प्रक्रिया। और जब आप सरल जोड़ घटाना, हासिल वाला जोड़ घटाना, गुणा भाग इत्यादि सिखा देते हो, फिर आप सरलीकरण की पूरी प्रक्रिया बताते हो। फिर आप ऐसा सवाल देते हो जिसमें एक साथ जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना सब कुछ शामिल हो सकता है। यह आपकी प्रक्रिया सरल से किधर हो गई, कठिन की ओर हो गई। और यह बाल्यकाल के बच्चों के लिए काफी कायदे से ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको पढ़ाने के दौरान ज्ञात से अज्ञात का सिस्टम फॉलो करना होगा। ज्ञात से अज्ञात के सिस्टम में आपको क्या ध्यान में रखना होगा, बच्चों को ना ज्ञात जानकारियों के आधार पर अज्ञात अज्ञात जानकारियां देनी होगी। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा क ख ग घ अंगा, ये आपने पढ़ा होगा। ये सभी आपके लिए अज्ञात है। आप इसके विषय में पहले नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। आप बचपन याद करिए। लेकिन आप कबूतर जानते थे, आप खरगोश जानते थे, कबूतर जानते थे, खरगोश जानते थे, गमला जानते थे, घड़ी जानते थे। बोलिए, जब आप इतनी चीजें जानते थे तो इसी कबूतर से जोड़ करके का के विषय में बताया, खरगोश से जोड़ करके खा बताया, गमले से जोड़ करके गा बताया। यह प्रक्रिया इतनी बार करवाया कि बच्चा डायरेक्ट क ख ग घ अंगा पढ़ना सीख गया। यह आपकी प्रक्रिया ज्ञात से किधर को चली, अज्ञात की तरफ चली। इसके बाद आपको ध्यान में रखना होगा कि आप मूर्त से अमूर्त की तरफ चलेंगे पढ़ाने के दौरान। इसी को बोला जाता है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलना इसी को बोला जाता है। यानी स्थूल वो होता है जिसका कोई भौतिक स्वरूप होता है। जैसे हमारा भौतिक स्वरूप है ना, हमारी शरीर है, तो हमारी शरीर स्थूल हो गई। और हमारी आत्मा, हमारी नैतिकता, हमारे आचार विचार, ये क्या हो गए, सूक्ष्म हो गए, वो देख नहीं सकते हो आप। इसी तरीके से वस्तुओं के दो गुण होते हैं। जो वस्तु का दिखाई देने वाला गुण है वो मूर्त होता है, जो ना दिखाई देने वाला गुण होता है वो क्या होता है, अमूर्त। बच्चों को ना मूर्त जानकारियों से अमूर्त को समझाना चाहिए। जैसे आपने बच्चे को 8 और 5 जोड़ना सिखाना है। अब जोड़ने की प्रक्रिया मूर्त कैसे हो सकती है बताइए। जोड़ घटाना मूर्त कैसे करेंगे आप, दिखाएंगे कैसे कि देखो ये जोड़ है, ये घटाना है, दिखा सकते हैं इसको। आप कहिए जी सर दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हो आप कंकड़ का प्रयोग करो, आप तीली का प्रयोग करो, कंकड़, तीली, गेंद इत्यादि वस्तुओं का प्रयोग करो। हम लोग बचपन में क्या करते थे, 8 लाइन खींच दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 5 लाइन 1 2 3 4 5, फिर कहते थे गिनो पूरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। उसके बाद 9 10 11 12 13 जोड़ करके 8 5 कितना कर देते थे, 13 कर देते थे। अभी जो जोड़ने की क्रिया अमूर्त थी, ये लाइन आ गई जब हमारे सामने ने, तो हमने देख लिया, आंखों के सामने देख लिया कि कैसे 8 और 5 मिलकर के 13 होते हैं। इसी तरह से छोटे बच्चों की किताबों में ना पेड़ के पत्ते बने होते हैं। एक पत्ता प्लस एक पत्ता बराबर 2 पत्ता। बतख बने होंगे, कबूतर बने होंगे, उनको जोड़ करके दिखाया जाता है। तो ये हो गया मूर्त से अमूर्त की तरफ चलना। इसके अलावा मूर्त से अमूर्त के बाद अब आपको क्या ध्यान में रखना होगा, अब आपको ध्यान में रखना होगा मूर्त से अमूर्त के बाद निश्चित से अनिश्चित की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर।
किसी भी विषय की ना निश्चित जानकारी होती है। निश्चित जानकारी से तब जाकर के आप अनिश्चित की जानकारी दीजिए। ज्यादातर बच्चों का दिमाग कैसे चलता है, किसी भी ज्ञान को लेकर के बच्चों के अंदर ना मिसकॉन्सेप्शन निर्मित हो जाता है। मिसकॉन्सेप्शन, बच्चे हर प्रकार के ज्ञान को लेकर के ना अनिश्चित होते हैं, क्योंकि अनुभव और परिपक्वता की कमी होती है। आपको कोई निश्चित घटना का उदाहरण दे करके उससे रिलेट करते हुए अनिश्चित की जानकारी देना होगा। बचपन में हम लोगों को सिंपली समझा दिया जाता था कि सूर्यास्त इसलिए हो गया क्योंकि जैसे हम लोग अपने घर के अंदर चले गए, सूरज भी अपने घर के अंदर चला गया। बच्चों को केवल ना एक भ्रम मिलता था, लेकिन उसमें भी बच्चा ये मान लेता था कि हाँ, सूरज कहीं जाता जरूर है। जब बच्चा बड़ा होता है तब उसे बता दिया जाता है कि भैया सूरज जाता कहाँ है, तो पृथ्वी के चक्रण की प्रक्रिया समझा दी जाती है, उसके घूर्णन की प्रक्रिया समझा करके तार्किक जानकारी दे दी जाती है। इसके बाद एक और ध्यान में रखना होगा आपको, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की बात अगर करेगा, किसी भी विषय से संबंधित पहले प्रत्यक्ष जानकारी दीजिए। जैसे नक्शा, नक्शा, मॉडल, चित्र, ये किसी भी विषय की प्रत्यक्ष जानकारी होती है। जैसे झांसी की रानी को पढ़ाना है तो चित्र के रूप में झांसी की रानी को प्रस्तुत कर दीजिए, फिर उनका आप इतिहास, उनकी जानकारियां समझाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, अब आप कल्पना करिए कि झांसी की रानी को आपने कहीं नहीं देखा हो, कहीं मूवी में नहीं देखा हो, आपने किसी भी वीडियो और किसी भी चित्र में आपने नहीं देखा हो, तो आप क्या कल्पना करोगे, झांसी की रानी के विषय में क्या सोचोगे कि कैसी रही है वो? तो आपके अंदर मिसकॉन्सेप्शन निर्मित हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक चित्र देख लोगे, एक वीडियो देख लोगे, तो आपका ये मिसकॉन्सेप्शन दूर हो जाएगा, उनका एक कायाकल्प आपको तैयार हो जाएगा। जैसे भगवान रामचंद्र जी को आपने नहीं देखा है, तो अरुण गोविल साहब जो रामायण में रामचंद्र बने थे, हमें से ज्यादातर लोगों के मस्तिष्क में इन्हीं की छवि निकल करके आती है, क्योंकि हमने राम को देखा ही नहीं है। एग्जैक्ट राम को, वास्तविक राम को हमने देखा नहीं है, तो हमारे पास उनके संबंधित अप्रत्यक्ष जानकारी है। लेकिन अरुण गोविल साहब रामचंद्र की भूमिका में आ गए, हमारे सामने एक विजुअलाइजेशन प्रकट हो गया, हमने उन्हीं को राम के रूप में स्वीकार कर लिया। तो कोई तो वस्तु होनी चाहिए, कोई तो आधार होना चाहिए बच्चों को सीखने के लिए, कोई भी अप्रत्यक्ष जानकारी के लिए। गंगा नदी कहां से निकली है यह बताने के लिए गंगा नदी है, इसका तो विश्वास देना होगा ना बच्चों को कि गंगा नदी है। अब ये तो दिखाया जा सकता है ना, भ्रमण के जरिए आप गंगा नदी दिखा देंगे बच्चे को, तो जब बच्चा गंगा नदी को देख लेगा तो इसका उद्गम स्थल भी आप बताएंगे तो मान लेगा। और अगर वो गंगा नदी देखा ही नहीं हो, आप बताओगे कि गंगा नदी इतनी विशाल है, इतनी चौड़ी है, फला जगह से निकलती है, फला जगह जाती है, वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होगा। बच्चों का दिमाग ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप गंगा नदी दिखा दोगे, तब आप अगर इसके विषय में बताओगे तो वो सीख लेगा। ये होता है प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष की जानकारी देना। ताजमहल के बारे में पढ़ाना है, ताजमहल का पहले तो आप मॉडल प्रस्तुत कर दीजिए, चित्र प्रस्तुत कर दीजिए, मान ले वो कि हाँ ताजमहल है कोई चीज, फिर आप सिखाएंगे तो मान लेगा। और अगर ताजमहल देखा ही नहीं है, मॉडल चित्र या किसी जगह से नहीं देखा है, आप बताओगे तो कल्पना कौन सी करेगा, इमेजिनेशन क्या निर्मित करेगा ताजमहल को लेकर के। तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की जानकारी। इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहता है कि बच्चों को हम पूर्ण से अंश की तरफ पढ़ाएंगे। किधर से किधर चल करके पढ़ाएंगे, पूर्ण से अंश की तरफ चलें। किसी भी घटना से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दें। जैसे एक वृक्ष है ना, तो एक वृक्ष का पूरा चित्र बच्चे के सामने हम उपस्थित कर दें, और इसी चित्र के माध्यम से फिर हम इसके पत्तियों, इसके पुष्प, यानी कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, सबके विषय में अलग अलग से बता देंगे। तो किसी कविता का शिक्षण अगर करना है, कोई काव्य पाठ पढ़ाना है अगर, तो काव्य पाठ में अलग अलग पंक्तियों, पहले पूरी कविता का वाचन कर देते हैं, पहले पूरे कविता का वाचन कर दिया, ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। फिर कविता के एक एक पंक्ति का अर्थ बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अंश हो गया। किसी बड़े चैप्टर को पढ़ाने के लिए पहले चैप्टर का सारांश रूप बच्चे के सामने प्रस्तुत करें, फिर उसके टुकड़े विभाजित करके बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दें, ये हो गया पूर्ण से अंश की तरफ चलना। इसके बाद आगे की बात करें, एक और क्रम आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों को पढ़ाते समय, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत क्रम की तरफ। अब ये मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है,
और इसके बाद एक तर्क वाला क्रम क्या होता है, इसको समझना। मनोवैज्ञानिक क्रम का मतलब ये होता है कि बच्चों की रुचि, बच्चों की उम्र, पहले तो ध्यान रखिए बच्चों की उम्र, बच्चों की क्षमता, रुचि, जिज्ञासा, पहले हम इस बात का ध्यान रखें। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले जानकारियां बच्चों को दें, और जब उनके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हो तब हम उससे संबंधित तार्किक जानकारी दें। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं, पहली बार विद्यालय जाते हैं, तो हम उन्हें वर्णमाला सिखाते हैं। आप सोचो कभी कि वर्णमाला क्यों सिखाते हैं? डायरेक्ट हम व्याकरण ना सिखा दें भाषा का? डायरेक्ट व्याकरण सिखाना यह हो गया तार्किक जानकारी, बच्चा इसे नहीं स्वीकार करेगा। पहले आप उसे वर्णमाला सिखाओ, फिर आप उसे वर्णमाला से शब्द निर्माण बताओ, शब्द बताना बताओ, फिर आप शब्द से वाक्य बताओ, फिर वाक्य से फिर आप इसकी व्याकरणिक जानकारियों पर जाओ। तो छोटी जानकारी दे करके, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चों की उम्र, क्षमता और रुचि, जिज्ञासा के अकॉर्डिंग जानकारी दे करके जब ज्ञान भंडार थोड़ा सा बच्चे का हो जाए, तब आप बच्चे को तार्किक जानकारियां देना। ध्यान रखना, शिक्षण का उद्देश्य ये है कि बच्चों में हमने अवधारणात्मक समझ विकसित करें, अवधारणा का विकास करना है बच्चों में। किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के बच्चों के अंदर संपूर्ण जानकारी विकसित हो, और उसमें वो उनके दम पर विकसित हो, आपके दम पर ना विकसित हो। आप केवल ऐसे माहौल पैदा करिए, ये आपका क्रम होना चाहिए पढ़ाने का। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कुछ और निगेटिव और पॉजिटिव पहलू की, कि विकल्प में क्या हो क्या नहीं हो, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। जहां कहीं विकल्प में केवल शब्द प्रयुक्त होगा, 99% वो विकल्प गलत होता है। जैसे बालक का विकास निर्भर करता है, सवाल बन जाए, बालक का विकास निर्भर करता है केवल आनुवंशिकता पर, केवल वातावरण पर, केवल बच्चे की क्षमता पर, इस टाइप का विकल्प बने तो गलत हो जाएगा। केवल के अलावा जो विकल्प आपको मिलेगा, 99% संभावना है कि वो विकल्प सही होगा। हाँ, कुछ एक कंडीशन में केवल वाला सही होता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कौन सा है, परिस्थिति कौन सी है, विकल्प कौन सा है, दूसरी चीज है। और क्या गलत हो जाता है विकल्प में? बच्चों का योगात्मक मूल्यांकन नहीं करना है। योगात्मक मूल्यांकन वाला विकल्प जहां कहीं भी दिखाई पड़ेगा, गलत हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन क्या बताता है? ग्रेड व अंक प्रदान करना। जहां कहीं भी मूल्यांकन का उद्देश्य ग्रेड व अंक देना हो जाएगा, वो विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान में रखना है, आपको जहां कहीं भी रचनात्मक मूल्यांकन मिले, वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन को सीखने के लिए बोला जाता है। आप बच्चे का मूल्यांकन करो सीखने के उद्देश्य से, बच्चे को हम सीखने के लिए सुविधाएं मुहैया करवाएंगे, आपको ये उद्देश्य होना चाहिए। मानक आधारित कहीं पर भी मूल्यांकन अगर विकल्प में दिख जाए, मानक आधारित आकलन, ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। मानदंड आधारित अगर विकल्प कहीं भी दिखाई पड़ जाए, मानदंड आधारित या संदर्भित, ये विकल्प अगर दिख जाए आकलन को लेकर के, ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। परीक्षा के लिए बच्चों को पढ़ाना, परीक्षा के लिए पढ़ाना, परीक्षा के लिए सिखाना, ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। उपलब्धि, उपलब्धि के लिए शिक्षण, ये विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही होगा? बच्चे को योग्यता आधारित शिक्षण करना होगा, ये विकल्प सही होगा। योग्यता आधारित शिक्षण, योग्यता के विकास के लिए कहीं भी विकल्प अगर होगा तो ये विकल्प सही होगा। इसके अलावा जो विकल्प आपको बता रहे हैं, ये विकल्प गलत हो जाएगा। बच्चे को हम योग्यता विकसित, योग्यता आधारित का मतलब यह है कि बच्चों के अंदर हम उसकी क्षमता पैदा कर दें, ज्ञान को व्यवहारिक बना करके बच्चों की योग्यता का विकास करना है, ना कि उसके अचीवमेंट को बेहतर बनाना होगा। योग्यता पर काम करिए। अगली बात, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, जो शिक्षण या लर्निंग होनी चाहिए, जो टीचिंग या लर्निंग होनी चाहिए, दक्षता आधारित होना चाहिए। यह भी सवाल बहुत बनता है और बहुत गलत करते हो आप लोग। दक्षता आधारित होना चाहिए आपका शिक्षण। एक होता है ना मास्टरी ओरिएंटेड और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस को हिंदी में बोला जाता है निष्पादन आधारित,
ध्यान रखिएगा, जहां कहीं विकल्प निष्पादन आधारित होगा कि बच्चों के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाना है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। बच्चे को दक्षता आधारित उपागम के हिसाब से पढ़ाना होगा, यानी कि हम बच्चों के अंदर दक्षताओं का विकास करेंगे। किसका विकास करेंगे? दक्षताओं का विकास करेंगे। दक्षताओं का विकास का मतलब क्या होता है? दक्षता का विकास तभी होता है जब किसी ज्ञान को या किसी ज्ञान की इकाई को उस सीमा तक सीख लिया जाए कि वह हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए, वही होता है दक्षता। बच्चों को ना ज्ञान को उस सीमा तक सिखाना होगा कि ज्ञान बच्चे के व्यवहार का हिस्सा बन जाए। ज्ञान को हम उस सीमा तक ना सिखाएं कि बच्चा खाली अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर ले। परफॉर्मेंस बेहतर करने का मतलब है कि स्कूल में वो अच्छा अंक प्राप्त कर जाए, रिजल्ट उसका अच्छा हो जाए, ग्रेड अच्छा प्राप्त कर ले, बाकी व्यवहार कुशलता उसके अंदर हो या ना हो इसका मतलब नहीं। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। यहां से बच्चे का ना जीवन कौशल बेहतर होता है, ज्ञान के साथ साथ बच्चे का व्यवहार पक्ष भी अच्छा होता है। तो हमें पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को दक्षता पर आधारित। जैसे देखो, किसी कंपनी में कोई पुराना कर्मचारी होता है तो उसको मास्टर जी बोला जाता है। आप ना हर जगह, कोई टेलर बहुत पुराना हो गया होगा ना तो उसे टेलर मास्टर बोला जाता है। उनके लिए मास्टर क्यों प्रयोग किया जाता है? आप बताओ। कंपनी में जो कर्मचारी है वो पढ़ा नहीं है, कढ़ा है, किताबी ज्ञान नहीं है, अनुभव का ज्ञान है उसके पास, वो कढ़ा हुआ है, इसलिए उसे मास्टर जी कहते हैं। टेलर को भी मास्टर कहते हैं अगर वो पुराना हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान की इकाई को उस सीमा तक सीख लिया है कि वह उसका व्यवहार बन गया है, वह किसी को आराम से सिखा सकता है, इसलिए उसे मास्टर जी बोला जाता है। तो बच्चे को ना आप मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग करवाइए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। आपका नजरिया कैसा होना चाहिए? दक्षताओं का विकास करना। आपका नजरिया ये नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अगली बात समझाता हूं। एक और बात यहीं पर सीखिए आप। अनुभव आधारित अधिगम पर बल दीजिए। अनुभव आधारित अधिगम। अब अनुभव आधारित अधिगम क्या होता है? बच्चे की स्वयं की संवेदना द्वारा जो ज्ञान विकसित होता है, बच्चे के स्वयं की संवेदना द्वारा विकसित ज्ञान उसका अपने अनुभव पर आधारित अधिगम होता है। मतलब खुद से देखे, सुने और महसूस करे, स्वयं से अन्वेषण करे, ये होता है अनुभव आधारित अधिगम करवाना बच्चे का। इसके अलावा जब आप पकी पकाई चीजें, बनी बनाई चीजें बच्चों को दे देते हैं तो वो अनुभव आधारित नहीं होता है, वो ज्ञान आधारित होता है। और ज्ञान आधारित अधिगम, सूचना आधारित, ये सब गलत हो जाएगा। ये सब निगेटिव सेंस वाले विकल्प हैं, ये सारे विकल्प आपके गलत हो जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ और बातें मुद्दों की समझा देते हैं। इसके अलावा आपको कक्षा में एक चीज और ध्यान में रखनी होगी। कक्षा में समावेशन को लेकर के आपको ध्यान रखना होगा। समावेशन युक्त आपकी कक्षा हो। समावेशन का मतलब ये हो गया सभी बच्चों की रुचि, क्षमता, जिज्ञासा, भाषा, संस्कृति का सम्मान, सभी की कक्षा में उपयोगिता को इंगित करना होगा। यह आपकी कक्षा समावेशी कक्षा होगी। आप ना संस्कृति के आधार पर सभी बच्चों की संस्कृति को आप सम्मान दोगे, सभी के संस्कृतियों के ऊपर आप प्रकाश डालेंगे। कई विकल्प ऐसा बनता है कि जिसमें संस्कृति को लेकर के कहा जाता है ना कि जो पिछड़े हुए सामाजिक आर्थिक स्थिति के बच्चे हैं उन्हें नजरअंदाज करना, या उन्हें अलग बैठा देना, या किसी भी विकलांग बच्चे को अलग बैठा देना, ये तमाम जहां अलगाव, देखो
समावेशन के विरुद्ध जहां कहीं भी अलगाव वाला विकल्प आएगा, पृथक्करण वाला विकल्प आएगा, पृथक्करण वाला विकल्प आएगा, अलग कक्षा वाला विकल्प आएगा, ये विकल्प सब गलत हो जाएगा। कक्षा में समावेशन को ही ध्यान में रखना होगा। अलगाव गलत हो जाएगा, पृथक्करण गलत हो जाएगा, कक्षा अलग करके चलाना, ये विकल्प सारे के सारे गलत हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ दिमाग में बातें सूझ रही हैं, उसको लेकर के हम आपका मामला क्लियर कर देते हैं। उपागम की बात तो हमने समझ ली। आइए कुछ एक बातें और रह जाती हैं। व्यवहारवादी उपागम कहीं भी दिखाई पड़ेगा। व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम यांत्रिक क्रिया पर बल देता है। बार बार करवाना ये गलत है। बच्चों को हमें पढ़ाना कैसे होगा? सूझ आधारित अधिगम करवाना होगा कि बच्चे अपने ज्ञान का प्रयोग करें, अपने अंतर्दृष्टि का प्रयोग करें, अपने सोच का प्रयोग करें, ना कि बार बार किसी क्रिया को करते करते सीख जाए। वो यांत्रिक क्रिया द्वारा नहीं सिखाना होगा। हमें हमें बच्चों की सूझ के द्वारा कक्षा को चलाना होगा, कक्षा को सिखाना होगा। तो लगता है कि सारी बातें तो हमने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बता ही दी है ना। ढेर सारे सवाल सही हो जाएंगे। अच्छा, बंद करो।